हम बात करते हैं कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट है। इसका चैप्टर 6 है गांव का प्रशासन। तो अब से पहले हमने जो चैप्टर पढ़े हैं वो कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं। सबसे पहला चैप्टर था हमारा कि सरकार क्या होती है, इस्तेमाल कैसे किया जाता है सरकार का। उसके बाद में हमने पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में। सबसे पहले हमने विविधता के बारे में पढ़ा था, विविधता की समझ क्या है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने विविधता एवं भेदभाव, क्या होती है विविधता, क्या होती है भेदभाव। तीसरे चैप्टर में पढ़ा था हमने सरकार क्या है। चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। पाँचवें चैप्टर में हमने पढ़ा है पंचायती राज। और छठवां चैप्टर है हमारा गांव का प्रशासन। तो गांव के प्रशासन में भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है, आपसी विवादों को निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। और इस पाठ में हम देखेंगे कि 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा बहुत विस्तार से हम पढ़ेंगे कि जो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए गांव में झगड़ा हो गया, ये यहाँ पर जो चित्र है ये गांव में झगड़ा हो गया। तो इसके लिए हम बात करें कि मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत में लगा हुआ ही रघु का खेत है, पास में ही मोहन के खेत के पास में ही रघु का खेत है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली है और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया है। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच भी थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था और थोड़ी ही देर बाद में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर के मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हा हल्ला सुनकर के पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई। एक पड़ोसी ने उनकी मरहम पट्टी की और मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में ही काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस के पास जानी चाहिए और वहां पर जाकर के रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, यानी एफआईआर करवाना चाहिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वालों के पास पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई, मोहन उनको लेकर के पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने के क्षेत्र की अगर बात करें तो थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। तो हम बात करते हैं कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट है उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करे। अगर आपके घर में चोरी होती है तो आप किस थाने में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे, तो आपको अपने थाने का क्षेत्र पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पर आपके क्षेत्र में कौन सा थाना लगता है। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर के विवाद हुआ था, तो ज़मीन को लेकर के उनके बीच में विवाद था। मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था, क्योंकि उसके पास ज़मीन थी, उसके ताऊ जी भी वो सरपंच थे, इसलिए डर लग रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए, क्योंकि कुछ को लगता था पैसा बर्बाद होता है पुलिस के पास जाने से, कुछ मतलब तो है नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। कुछ लोगों का मानना था कि पुलिस सही काम करती है, समय पर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पुलिस थाने में होने वाले काम क्या हैं, अगर पुलिस थाने अगर वो लोग जाते हैं तो पुलिस थाने में होने वाले काम क्या हैं। तो पुलिस थाने में होने वाले काम की बात करें कि
जब जब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास में गया। जब सब लोग हैं पुलिस थाने पहुंच जाते हैं तो मोहन थानेदार के पास में गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुला करके अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया था। अगर वे उसे नहीं बचाते तो उसे बहुत गंभीर चोट आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा और थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। तो पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखा सकते हैं। फिर भी यह बताइए कि मोहन थानेदार और पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा? क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? उसे थानेदार को पहले मामले में ही स्टार्टिंग में सुनने पर ही रिपोर्ट लिख लेनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आलसीपन यहाँ पर थानेदार ने दिखाया है। राजस्व विभाग के काम की बात करते हैं कि राजस्व विभाग किस तरीके से काम करता है। राजस्व विभाग के पास में रिकॉर्ड रहता है कि किसकी ज़मीन कितनी है, उसका नक्शा रहता है पूरा राजस्व विभाग का। तो एक तरफ हमने पुलिस थाने के क्षेत्र की बात करी है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं राजस्व विभाग के काम की। तो राजस्व विभाग का जो काम है कि मोहन के और रघु का खेत की मेड़ है लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। तो राजस्व विभाग बताएगा कि किसकी ज़मीन कितनी है और मेड़ मोहन ने बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है, रघु ने जो मेड़ है खेत की बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे यह मामला शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके? क्या कोई ऐसे अभिलेख या रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता लगाया जा सके कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि गांव में किसके पास में कितनी ज़मीन है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड कर रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। ये राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से कहते हैं। कहीं पटवारी कहते हैं, कहीं लेखपाल कहते हैं, कहीं कर्मचारी कहते हैं, कहीं ग्रामीण अधिकारी कहते हैं, कहीं कानून को भी इस पटवारी को कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। और हम देखेंगे कि एक नक्शे और उसके अनुसार खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये रजिस्टर का विवरण होता है। नक्शे में होता है कि जैसे कितने ज़मीन है, 0.75 हेक्टेयर ज़मीन है। मोहन वंद राजाराम ये ज़मीन का मालिक है। यदि बटाई पर है या दूसरे किसान के नाम या बटाई का हिस्सा है, नहीं है। फसल कौन सी बोई है, सोयाबीन बोई है। क्षेत्र कौन सा है, इतना हेक्टेयर पर बोई है। अन्य फसल बोई है क्या, बढ़ती ज़मीन है क्या, सुविधाएं क्या क्या हैं। तो इन सभी को सुविधाएं क्या हैं, कुआं है, चालू है, चरागाह है। तो इन चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं कि ये इस तरीके से रिकॉर्ड होता है। तो आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम जरीब कहते हैं। लंबी लोहे की जो जंजीर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम जरीब कहते हैं। कहीं जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप करके यह देख सकता है कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसका करके खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है और यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर बताता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता लगाइए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गाँव के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है। गाँव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करें जैसे खसरा, ये जो दिख रहा है खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी के द्वारा नीचे दिए गए ज़मीन की नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भी भरी जाती हैं। पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे की देख सकते हैं। मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। और जैसे यहाँ पर हम देखें ये उनके गांव का नक्शा है। गांव अमरापुरा, पटवारी रिकॉर्ड नंबर 16 दे रखा है यहाँ पर। इसमें मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है। अब पहली बात तो मोहन का खेत कहाँ पर है। पहली बात तो यहाँ पर जैसे कि लाइन्स हैं, ये सीमा है, ये चरागा है। चरागा जैसे कि यहाँ पर ये चरागा ज़मीन है। ये कच्ची सड़क का है,
कच्ची सड़क कहीं पर जा रही है, जैसे ये कच्ची सड़क जा रही है, ये कच्ची सड़क जा रही है। पक्की सड़क का है यहाँ पर, ये पक्की सड़क पूरी जा रही है, पक्की सड़क है ये पेड़ भी हैं तो कहीं पे पेड़ भी हैं तो उनके भी बुरा है। तो यहाँ पर हम देखें कि एक रघु और मोहन, तो रघु और मोहन यहाँ पर दोनों की ज़मीन दे रखी है। ये मोहन की ज़मीन है 0.75 हेक्टेयर, ये रघु की ज़मीन है 3 हेक्टेयर। इसमें सोयाबीन बोया हुआ है, इसमें गेहूँ बोया हुआ है। तो अमरापुरा के हैं ये दोनों, अमरापुरा का ये है, अमरापुरा का ये है, लेकिन इसमें 1 नंबर है सीरियल नंबर, इसमें 2 नंबर है। तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। 1 नंबर में कौन है? 1 नंबर में मोहन है और 2 नंबर में रघु है। तो ये मोहन की ज़मीन हो गई और ये रघु की ज़मीन हो गई। अब इसमें हम देखें मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है? तो मोहन के खेत के दक्षिण में कौन सी है? रघु की ज़मीन है। रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगा सकते हैं। ये बीच की सीमा है, मोहन रघु की ज़मीन की बीच की सीमा। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो यहाँ पर खेत संख्या जो 3 है ये बंजर ज़मीन है, तो इसको कौन का गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी इसको। तो ये मध्य प्रदेश के सरकारी घास का मैदान है, इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीन है ये, क्योंकि पूरी ज़मीन दे रखी है, ये सरकारी ज़मीन है। खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है? तो खेत संख्या जो 2 और 3 है, इसमें हम देखें कि 2 तो है वो रघु की है, 3 है वो चरागा है, यानी गवर्नमेंट की ज़मीन है। तो किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को उसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं। लोगों को इसको हासिल करने के लिए कई मुश्किल होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड हैं कंप्यूटर में डाल करके पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती है? तो यहाँ पर ऐसी अगर परिस्थिति आती है तो किसानों को अपनी इस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जहाँ पर किसानों को ऐसे रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, उन मामलों को पहचान सकते हैं। ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं और यह भी बता सकते हैं कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। पहला ज़रूरी क्यों है कि एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है तो इस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो इस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए तो रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है तो रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है तो भी रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो गांव में हम क्या ज़रूरी है, गांव में जो पटवारी है किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है, और यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर ही करता है। इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर रिकॉर्डों को सही करे। और किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कहीं पर कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है और इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का परीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य है वो ज़िले में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन ज़िलों और छोटे खंडों में बांट दिया गया है ताकि ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था को देखा जा सके। ज़िले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका आदि के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपर जो होता है ज़िले में वो जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे क्या होता है? तहसीलदार होता है, तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। तहसीलदार को वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व यानी विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं और तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून आया था, हिंदू अधिनियम धारा 2005, उसके बारे में बात करते हैं। नया कानून हिंदी अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं या महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार वर्ग की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी
तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता है। पिता की मृत्यु के बाद में ज़मीन बेटों में बांट दी जाती है। हाल ही में यह कानून बदला है। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उसकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद में सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है और सुधा भी इसे निश्चिंतता में भी जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। तो ये जो अधिनियम है, नया कानून हिंदी अधिनियम धारा 2005, इसमें बताया गया है कि जो ज़मीन है वो लड़के और लड़कियों दोनों में बांटी जाए। तो यहाँ पर एक लेख भी लिखा गया है, रिफ्लेक्शन ऑन माई फैमिली, अंजलि मार्टेरियो टिन्स मुंबई की है। इन्होंने लेख लिखा है कि विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से यही घर मिला होगा, ये विरासत में मिला है। मेरे भैया को मेरे पिता से मिलेगा और मैं और मेरी माँ हमारा क्या, हमें क्या मिलेगा। बता दिया गया कि मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें यहाँ पर नहीं किया करती हैं, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना, यानी कि ये बंटवारे की बात हो रही है कि इनको अपना बंटवारा चाहिए, दहेज से इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कुछ अन्य सार्वजनिक सेवाएं हैं जो कि एक सर्वेक्षण से पता चलती हैं हमें, कि हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में हमने सरकार के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनके बारे में पढ़ा है। पहला उदाहरण तो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा जो था वो ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में था, यानी जो पुलिस क्षेत्र था वो पुलिस क्षेत्र हमारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए था। और दूसरा जो पटवारी वाला काम था वो ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में था। पहले मामले में यानी पुलिस के मामले में हमने देखा कि पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया, और दूसरे मामले में हमने देखा कि पटवारी की भूमिका क्या है। इसके काम का विभाग व अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे कि पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे उन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें किस तरीके से समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों के द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव और क्षेत्र में दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बना सकते हैं, जैसे कि दुग्ध उत्पादक समिति हुई, राशन की दुकान हुई, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, बालवाड़ी हो गया। तो यहाँ पर हम देखें कि पटवारी का क्या काम होता है और प्रशासन का क्या काम हुआ था, यानी पुलिस क्षेत्र ने क्या काम किया था। और हमने यह भी देखा कि लोग इन सुविधाओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनको देखा होगा कि सरकार के अन्य विभागों में किस तरह की सार्वजनिक सेवाएं दी जाती हैं। जैसे हमने अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल के बारे में बात की है। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया सकता है, इसके उदाहरण भी हम देख सकते हैं। जैसे सार्वजनिक सभा में हम बात करें, राशन की दुकान में हम बात करें कि सार्वजनिक सभा में आपने क्या देखा, उसके काम के बारे में क्या देखा, नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र कौन थे सार्वजनिक सभा के, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है, जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, लोगों की समस्याएं क्या हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें सार्वजनिक सभा है हमारी, या सार्वजनिक जो सेवा है हमारी वो है राशन की दुकान। तो राशन की दुकान है, यह दुकान खुली थी, 3 लोग आए, उसके पास में पीले रंग के कार्ड थे, सब ने चावल चीनी खरीदी और मिट्टी का तेल मिला नहीं। नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र, तो राशन की दुकान में यह 2 गाँव के लिए है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत है, और यह तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। और जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं हुई है,
लोगों की समस्या क्या है? चावल बड़ा ख़राब आता है, मिट्टी का तेल भी कभी मिलता ही नहीं है। क्या सुधार किया जाना चाहिए? अच्छे चावल आने चाहिए, मिट्टी का तेल मिले, राशन की दुकान रोज़ खुले। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं और समस्याओं पर, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र की बात करें। स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आपने क्या देखा कि वहाँ पर लोग हैं, आते हैं, स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाते हैं और अपनी जो डिसीज़ है, जो बीमारी है, उसके बारे में बताते हैं। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, इसमें कि मान लो 5 गांव आते हैं या 10 गांव आते हैं स्वास्थ्य केंद्र के नियंत्रण में। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल में जाना होगा उन्हें, और अपने क्षेत्र के बारे में बताना होगा, कुछ आधार कार्ड या आइडेंटिटी ले जाना होगा। जो यह सब प्रदान करते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं कि लोगों के उनके पास में जांच की फैसिलिटी मान लो नहीं है, अच्छी तरीके से जांच नहीं कर सकते, ब्लड टेस्टिंग के सैंपल नहीं हैं, या कुछ ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जो उस स्वास्थ्य केंद्र में होनी चाहिए। लोगों की समस्याएं क्या हैं कि उन्हें बाहर से दवाई लेनी पड़ती है, जांच की फैसिलिटी नहीं है तो प्रॉपर जांच नहीं हो पाती है। उसके लिए क्या सुधार किया जाना चाहिए? जांच की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो भी दवाएं हैं वो मुफ्त में या फिर कम दाम पर मिलनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र है तो उसमें कम दाम पर मिलनी चाहिए। इसी तरीके से हम दुग्ध उत्पादक समिति की बात कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादक समिति के बारे में क्या सुना आपने, क्या देखा? तो दुग्ध उत्पादक समिति में क्या करते हैं लोग? अपना जो उत्पादन किया हुआ दूध है, जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जिसका भी दूध है, उसको इकट्ठा करते हैं। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, मान लो दुग्ध उत्पादक समिति के क्षेत्र में मान लो 12 गांव आते हैं या 10 गांव आते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? वो क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, या फिर वहाँ पर अपना नाम दर्ज करवाना होगा कि हमें इतना दूध देना है, इसका टाइमिंग स्लॉट बनाया जाएगा कि इस टाइम पर आप अपना दूध ला सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो ये सब प्रदान करते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं कि वो इतना 12 गाँवों को सबको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनको क्या है, और यूनिट बनानी पड़ेगी। उतनी यूनिट दूध है जो सबके द्वारा लाया हुआ दूध है वो ले सकें, क्योंकि उन्हें उस दूध को बेचना भी होता है। तो ये उनकी समस्या है। लोगों की समस्या क्या है कि उनका सभी लोग हैं, उनका दूध नहीं बिक पा रहा है। कुछ लोगों का दूध है वो नहीं ले पाते हैं, या कुछ लोगों तक उनकी पहुंच नहीं है। क्या सुधार किया जाना चाहिए? सबके पास में पहुंच होनी चाहिए, मतलब कि सब लोग दूध बेच सकें। इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि छोटे छोटे स्तर पर दुग्ध उत्पादक समिति है वो अपना जो लोगों से दूध है इकट्ठा करके उसका मार्केट में बेच सके, क्योंकि लोग हैं गांव से ज़िला स्तर पर दूध नहीं बेच पाते हैं। तो दूध उत्पादक समिति की वजह से गांव का जो दूध है ज़िला स्तर पर जा सकता है। तो ये सारी समस्याएं हैं और समाधान हैं वो सरकार की मदद से ही किए जा सकते हैं। इन्हें हम इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि पर्सनल लेवल पे या व्यक्तिगत लेवल पर हम नहीं कर सकते हैं।